स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सियासत का दौर बदलता जा रहा है, संवाद की जगह तकरार बढ़ती जा रही है। ऐसे में देश की सर्वोच्च विधायी संस्था यानी संसद की कार्यवाही का संचालन कोई साधारण काम नहीं है। लोकसभा स्पीकर एक ऐसा ही संवैधानिक पद है जिसके ऊपर लोकसभा की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलाने की जिम्मेदारी होती है। सदन में तकरार रोकना, संवाद कायम करना ताकि जनता से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो सके। बेशक इसके लिए शांत चित्त और कुशल प्रबंधन की जरूरत होती है। वही कुशलता दिखाई है कोटा के लाल ने, जिसने इस पद की गरिमा को नई ऊंचाई दी है। वो न सिर्फ लोकतंत्र का सबसे बड़ा पहरेदार है बल्कि जन सेवा की मिसाल भी है। कोटा के स्कूल के छात्र संस्था से सफर की शुरुआत कर आखिर वो कैसे बना लोकसभा का स्पीकर, चलिए देखते हैं व्यक्ति विशेष में। कभी सलाह, कभी प्यार, कभी फटकार। सुन लीजिए, जाएगा तो मैं आसन से व्यवस्था दे रहा हूं, उसको पूरे सत्र के लिए, चलते सत्र के लिए निलंबित करूंगा। नो, सदन को इसी तरीके से चलेगा। हर हाल में सदन की गरिमा रखनी है बरकरार। फिर मैं आपको अवगत करा दूं, चाहे ट्रेजरी बेंच का कोई भी व्यक्ति जाएगा तो उन पर भी वही कार्रवाई होगी जो इधर की बेंच पर जाएगा। हंगामा, नारेबाजी और घमासान। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की। सर, ये विषय उठाने का हमें अधिकार नहीं है। मैंने आपको बताया, अनुशासन बनाए रखना नहीं है आसान। सदन में जो हुआ प्ले कार्ड भी लेकर नहीं आना है, बैनर लेकर नहीं आना है। नो। अच्छा, आप प्ले कार्ड करके संसद चलाना चाहते हो क्या? मुश्किल समय में भी नहीं खोया आपा। अच्छा, एक मिनट आप बोलिए। एक को मौका दूंगा। चलो सर, हाँ, एक मिनट सर। आपके नेता बोल रहे ना, आसन की गरिमा और जिम्मेदारी का रखा ध्यान। प्लीज कीप साइलेंट। प्लीज माननीय बालू जी, प्लीज बैठिए। सरकार और विपक्ष के बीच सेतु का काम। मेरा निवेदन इतना ही है, सुनिए अधीर रंजन जी, थोड़ा सुनिए। एक मिनट आपको ही मौका दिया मैंने बालू जी। नहीं, ऐसे नहीं, आपको ही मौका दिया, सबको मौका दिया, इनको ही इस विषय पर भी आप नहीं दादा, ऐसे नहीं, सबको मौका दिया मैंने। आपके नेता को ही मौका दिया, एक दल से एक नेता को मौका दिया। अहम भूमिका को बखूबी दे रहे अंजाम। सियासत का बदलता दौर, जहां सड़क पर तो घमासान बढ़ता ही जा रहा है, सदन भी रणक्षेत्र बनते जा रहे हैं। संवाद की जगह हंगामे, नारेबाजी और शोर शराबे ने ले लिया है। ऐसे में लोकसभा स्पीकर की भूमिका कितनी अहम हो जाती है, इसको समझना कोई मुश्किल नहीं है। जिसे बिना भेदभाव के सबकी बातें सुननी है, जिसके ऊपर सदन को सुचारू रूप से चलाने के साथ साथ जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में जरूरत पड़ती है बेहद ही शांत मस्तिष्क की, कुशल व्यवहार की और सदन की भावना की समझ की। कभी प्यार दिखाना पड़ता है तो कभी सख्त होना पड़ता है। पिछले 3 साल से इसी फार्मूले के साथ ओम बिरला इस जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। राजस्थान के कोटा से दूसरी बार सांसद बने ओम बिरला का नाम स्पीकर के लिए फाइनल कर मोदी शाह की जोड़ी ने सबको चौंका दिया था। राजस्थान के कोने सा छोटा सा शहर आज एक प्रकार से लघु भारत बन गया है। और कोटा का ये परिवर्तन जिस नेतृत्व के सामने हुआ है, जिसके योगदान से हुआ है, जिसके इनिशिएटिव से हुआ है, वो नाम है श्रीमान ओम बिरला जी। सबके मन में एक ही सवाल था,
कि कम अनुभव रखने वाले ओम बिरला कैसे इस बेहद ही जिम्मेदारी भरे पद के साथ न्याय कर पाएंगे। लेकिन ओम बिरला ने सभी शंकाओं को निर्मूल साबित करते हुए न सिर्फ लोकसभा को बेहतर तरीके से चलाया, बल्कि सदन की गरिमा को एक नई ऊंचाई दी। ओम बिरला ने अपनी बेहतर प्रबंधन क्षमता की झलक पहले ही साल यानी 2019 में दिखा दी, जब 27 नवंबर 2019 को लोकसभा के प्रश्नकाल में रखे गए सभी 20 प्रश्नों को पूरा किया। इससे पहले अंतिम बार 5वीं लोकसभा में 14 मार्च 1972 को सबसे अधिक 14 प्रश्न पूछे गए थे। इसके साथ ही ओम बिरला ने साबित कर दिया, वरिष्ठता ही जिम्मेदारी निभाने का एकमात्र पैमाना नहीं है, बल्कि इसके लिए चाहिए बेहतर समझ, परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता, सत्ताधारी और विपक्ष को बिना भेदभाव के मौके देना, जरूरत पड़ी तो समझाया भी, और जहां सख्ती की जरूरत महसूस हुई तो फटकार भी लगाई। सदन के अंदर कोई भी, चाहे तेजी बेंच हो चाहे प्रतिपक्ष का बेंच हो, कोई भी मान्य सदस्य इधर से उधर क्रॉस कर कर किसी की सीट पर नहीं जाएगा। और अगर जाएगा, सुन लीजिए, जाएगा तो मैं आसन से व्यवस्था दे रहा हूं, उसको पूरे सत्र के लिए, चलते सत्र के लिए निलंबित करूंगा। स्पीकर के रूप में बिरला की ये हमेशा कोशिश रही है कि सांसद बेकार के मुद्दों की जगह अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं और मुद्दों को सामने रखें, ताकि सदन की बैठक की सार्थकता बनी रहे, साथ ही लोकतंत्र में लोगों का भरोसा बना रहे। बेशक बिरला स्पीकर के रूप में अपनी इस कोशिश में बेहद ही कामयाब होते दिखे हैं। सदन के भीतर बिरला ने अपने फैसलों से यह साबित किया है, आसन सबका होता है, सबको अपनी बात रखने का पूरा हक है, चाहे वो सत्ता पक्ष का सदस्य हो या फिर विपक्ष का। तीन साल की उम्र में ही बिरला ने पिता को कह दिया था, बाबूजी मैं तो नेता ही बनूंगा। अपनी बचपन की बात को ओम बिरला ने न सिर्फ सही साबित किया, बल्कि पहले विधायक, फिर सांसद और अब लोकसभा स्पीकर के रूप में अपनी खास पहचान कायम की। जनसेवा की जीती जागती मिसाल बिरला ने सियासत की नई परिभाषा गढ़ी है। कोटा के एक मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुए ओम बिरला का राजनीतिक करियर काफी शानदार रहा है। बिरला जितनी बार भी चुनाव लड़े हैं, हर बार उन्हें किस्मत की देवी और जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला है। प्रश्नकाल 161 श्री मंगुटा श्रीनिवास रेड्डी। लोकसभा स्पीकर एक ऐसा संवैधानिक पद जहां अपने पराये का भेद मिट जाता है, सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। पिछले 3 साल से भी ज्यादा समय से सदन के संचालन के दौरान कोटा के इस लाल ने इस संवैधानिक पद की मर्यादा बरकरार रखी है, बल्कि यूं कहा जाए कि कई नए आयाम स्थापित किए हैं। लोकसभा स्पीकर के पद पर पहुंचकर कोचिंग सिटी और राजस्थान का मान बढ़ाने वाले ओम बिरला का जन्म 23 नवंबर 1962 को हुआ था। उनके पिता का नाम श्री कृष्ण बिरला और मां का नाम शकुंतला बिरला था। ओम बिरला ने कोटा के कॉमर्स कॉलेज से बीकॉम किया, जबकि अजमेर के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से एमकॉम किया। बिरला छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे। वे 1979 में 17 वर्ष की उम्र में छात्र संघ के अध्यक्ष बने। कॉलेज ऑफ कॉमर्स कोटा के सह सचिव भी चुने गए थे। वे 1987 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बने। वहीं 1991 में वह भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, जबकि 1997 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। बिरला पहली बार 2003 में कोटा दक्षिण से विधायक चुने गए। वे 2003 से 2008 तक राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव रहे। वहीं 2008 में वे कोटा दक्षिण से दोबारा विधायक बने।
उनकी जीत का सिलसिला 2013 में भी जारी रहा और कांग्रेस के पंकज मेहता को हराकर तीसरी बार विधायक बने। फिर 2014 में कोटा बूंदी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के इज्जराज सिंह को भारी मतों से हराया। 2019 में भी वे 17वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और 19 जून 2019 को लोकसभा स्पीकर का कार्यभार संभाला। ओम बिरला के परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटियां हैं। ओम बिरला की पत्नी अमिता बिरला पेशे से डॉक्टर हैं। ओम बिरला की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी आकांक्षा बिरला चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जबकि छोटी बेटी अंजलि बिरला IAS ऑफिसर हैं। अपने पहले ही साल के कार्यकाल में प्रश्नकाल के दौरान सभी 20 प्रश्नों को पूरा कर रिकॉर्ड बनाने वाले ओम बिरला ने सदन के अंदर कई बार अनूठी पहल की है। ऐसी ही एक पहल 9 दिसंबर 2021 को भी देखने को मिली, जब लोकसभा में शून्यकाल के दौरान ओम बिरला ने एक अनूठी पहल करते हुए नई मिसाल कायम की, क्योंकि पहली बार शून्यकाल में हिस्सेदारी करने वालों में आधी आबादी की हिस्सेदारी करीब 50% रही। इस दौरान 62 सदस्यों ने बात रखी, जिनमें 29 महिलाएं थीं। सबसे बड़ी खास बात उनकी यह है कि वो स्थानीय भाषा, जिसे हम हाड़ौती भाषा बोलते हैं, उसमें बोलकर कार्यकर्ता को अपना दिल जीत लेते हैं। सबको लगता है और हर आदमी से ओम जी भाई साहब कहता है। आज भी जब वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में केम कार्यालय में बैठते हैं तो उनसे 80 से 90% लोग ओम जी भाई साहब कह के बात करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष कोई नहीं कहता आज उनको इसी में लगता है कि हमारे बीच के अपने साथी हैं। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला का 3 साल से अधिक का कार्यकाल अभी तक निर्विवाद रहा है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान उनकी कोशिश रही है कि शून्यकाल राष्ट्रपति के अभिभाषण, बजट और महत्वपूर्ण मुद्दों और बिलों पर नियम प्रक्रिया के तहत ज्यादा से ज्यादा चर्चा और संवाद हो। जैसे कार्यशैली ऐसी कि ये इसका दिमाग रहता है कि मेरे कोटा शहर के निवासी, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के निवासी, राजस्थान के निवासियों का मैं किस तरह से भला कर सकता हूँ, इसके दिमाग में जहन में हमेशा रहता है। इसका सोच रहता है कि भारत मेरा जो देश है वो एक इतना विशाल देश बने कि ये जिस तरह से विश्व गुरु कहलाता था उसी तरह भारत हो। और कोटा के साथ राजस्थान, तो इसने हमेशा अपनी प्राथमिकता अपने कोटा शहर को दी, उसके बाद राजस्थान को दी। लोकसभा स्पीकर के रूप में ओम बिरला की कोशिश रही है कि सदन के भीतर मर्यादा और अनुशासन बना रहे। उनका मानना है कि सदस्यों को सदन के भीतर नारेबाजी, हंगामे और तख्तियों से बचना चाहिए। बिरला का कहना है कि सभी सदस्यों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सत्र के दौरान जनता के लाखों रुपए रोज खर्च होते हैं। ऐसे में सदन में हंगामे के बजाय जनता की भलाई के मुद्दों पर सार्थक बहस हो, ताकि देश की सर्वोच्च विधायी संस्था के प्रति लोगों की आस्था बढ़े और लोकतंत्र मजबूत हो। उन्होंने बिल्कुल अपना जरा चल नहीं छोड़ा। आज भी वो कच्ची बस्तियों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। ये जो विशेष करके 8-10 जो नौजवान लड़के थे वो सब इस रूप में ही जाने जाते हैं। और आज भी वो, चाहे वो किसान हो, उस समय भी वो कोई बाढ़ आ रही है कि कोई ये हो रहा है कि वो हो रहा है कि फसलें नष्ट हो गई कि, तो वो हर बार उनके लिए लड़ते थे। और आज भी वो सामाजिक सरोकार से उतने ही जुड़े हुए हैं। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान बेहतरीन प्रबंधन में माहिर ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र में भी उतने ही सक्रिय रहते हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता है अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करते हैं, लोगों की समस्याओं से रूबरू होते हैं और उनके समाधान की हर संभव कोशिश भी करते हैं। सियासत के जरिए जनसेवा की मिसाल जो ओम बिरला ने कायम की, वो बिरले ही देखने को मिलती है। बाढ़ पीड़ितों की सहायता हो या फिर कोरोना का कठिन काल, ओम बिरला ने सेवा भाव का अनुपम अतुलनीय उदाहरण प्रस्तुत किया।
तेजी से बदलते दौर के बीच सियासत और जनसेवा का संयोग कम देखने को मिल रहा है। जिस जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर सियासतदान शक्ति और सत्ता हासिल करते हैं, जब जनता को उनकी जरूरत होती है तो वो उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते हैं। ऐसे में राजनेताओं के लिए स्पीकर ओम बिरला एक मिसाल है, जिनमें सेवा भाव कूट कूट कर भरा है। लोकसभा स्पीकर जैसे अहम पदों की जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए भी उनका जनता से सीधा जुड़ाव बताता है कि वो जन्मजात समाज सेवी है। एक तो वो पैदल, क्योंकि उनको लोग जानते थे, तो पैदल चल करके एक एक घर मिले वो, हर घर, जबकि वो चुनावी सभाओं के माध्यम से इस तरह से लड़ते थे या उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता ही लड़ा करते थे, लेकिन उन्होंने घर घर जा करके हर घर में वो गए और उनको बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे आदमी पहले से जानते थे, क्योंकि वो एक लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, कच्ची बस्तियों के लिए काम करते थे। ओम बिरला का सियासी जीवन जनसेवा के अनेक कामों से भरा पड़ा है। वे अलग अलग माध्यमों से सामाजिक सेवा, राष्ट्र सेवा, गरीबी, वृद्ध, दिव्यांग और बेसहारा महिलाओं की सहायता में जुटे रहते हैं। दिव्यांगों के लिए मुफ्त साइकिल, व्हीलचेयर, हियरिंग मशीन जैसे कई सुविधाएं सामाजिक संगठनों के जरिए प्रदान कर उनके जीवन को सुगम बनाया है। बढ़ते प्रदूषण की जांच और हरियाली में कमी के लिए कोटा में लगभग 1 लाख पेड़ लगाने के लिए उन्होंने एक प्रमुख ग्रीन कोटा वन अभियान लॉन्च किया। नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की एक प्रमुख योजना तैयार कर ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाशाली युवाओं को बढ़ावा देने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके अलावा 12 जिले में सहिया आदिवासी इलाके में कुपोषण और बेरोजगारी को हटाने के मिशन का नेतृत्व किया। राजस्थान सरकार के संसदीय सचिव के कार्यकाल के दौरान उन्होंने गरीब, असहाय, गंभीर मरीजों को राज्य सरकार के जरिए 50 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान कर उनकी सहायता की। इसके अलावा बाढ़ पीड़ितों की मदद और राहत अभियान में जुटे रहने की तस्वीरें तो हमेशा आती रहती हैं। 2012 में उन्होंने परिधान नामक एक कार्यक्रम शुरू किया, जिसके समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को कपड़े और किताब बांटी जाती हैं। इसके अलावा 2006 में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशभक्ति कार्यक्रम आजादी के स्वर का आयोजन किया, जिसमें गायक, कलाकार, कवियों, बुद्धिजीवियों, किसानों, मजदूरों सहित 15,000 से अधिक सेवानिवृत्त अधिकारियों को सम्मानित किया गया। लेकिन कोरोना के संकट काल में जो जनसेवा की वो एक मिसाल है। बिरला ने कोचिंग सिटी में मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने आए छात्रों को ख्याल तो रखा ही, उनके घर पहुंचने तक अभिभावक की तरह उनका ध्यान रखा। इतना ही नहीं, उन्होंने स्कूल संचालकों और कोचिंग प्रबंधकों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि देश भर के ऐसे बच्चे जिनके माता पिता या परिवार के कमाने वाले सदस्य की कोरोना के कारण मृत्यु हो गई है, उन्हें फ्री कोचिंग दी जाएगी। बिरला जी का व्यक्तित्व इस तरह का है कि वो लोगों को, उस टाइम भी कॉलेज में हम हुआ करते थे तो लड़कों के काम आना, स्टूडेंट्स के बारे में सोचना, जो आंदोलन करना है, कभी सिटी बस का आंदोलन, मतलब कुछ क्रिएटिव थे, कुछ ना कुछ करता रहना था उनको। पहले 36% एडमिशन का था विषय, उसका बहुत बड़ा आंदोलन करा उन्होंने। बच्चों को सिटी बस, विद्यार्थियों के लिए सिटी बस के लिए कंसेशन टिकट का आंदोलन करा। मतलब हर जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में कुछ करते रहना है बस। इतना ही नहीं, कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद ओम बिरला ने सबसे पहले कोटा, बूंदी कोविड हेल्पलाइन शुरू की। उनके दिल्ली स्थित कार्यालय और कोटा स्थित कैंप कार्यालय में 24 घंटे चलने वाली इस हेल्पलाइन में कोई भी कोविड रोगी फोन कर मदद की मांग कर सकता था। कार्यालय में लोगों की समस्याओं को नोट कर उन्हें हर संभव मदद दी गई, जिन्होंने कोटा के हजारों घरों में फ्री मेडिकल किट बंटवाई। बूंदी सहित संपूर्ण कोटा संभाग को ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 8 ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की स्वीकृति दिलवाई। गांव में जन जागरण और कोविड रोगियों के उचित इलाज के उद्देश्य से संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड और 281 ग्राम पंचायतों में भी कोरोना योद्धा की टीम का गठन किया गया। इन टीमों को पल्स ऑक्सीमीटर,
थर्मामीटर, मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए गए। ये कोरोना योद्धाओं ने डोर टू डोर जाकर लोगों की सहायता की। कोरोना के कारण परिवार में कमाने वाले की मौत के बाद बेटियों का विवाह जन सहयोग से करवाया। कुल मिलाकर कोरोना की दूसरी लहर में बिरला अपने क्षेत्र के लोगों के लिए संकट मोचक की भूमिका निभाई। ओम बिरला के रग रग में ये जन सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, परमार्थ के कार्य करना ये बस चुका है। चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष रहे न रहे, चाहे वो सांसद रहे न रहे, परंतु जो जन सेवा का जो जज्बा उनके ऊपर है, मुझे लगता है कि वो उसको कायम रखेंगे। एक सांसद होने के नाते उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र के कोटा का तो ध्यान रखा ही, लोकसभा स्पीकर के रूप में राजनैतिक भावना से ऊपर उठकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक सेतु की भूमिका निभाई। लोकसभा के तमाम सांसदों के साथ साथ ओम बिरला राज्यों के विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों से भी लगातार संपर्क में रहे। यहां तक कि राज्यों के विधायकों से भी सीधा संपर्क कर उनके इलाके का भी हाल जाना। इतना ही नहीं, उन्होंने लोकसभा के सभी सांसदों को चिट्ठी लिखकर कोरोना काल के दौरान हुए अनुभवों को साझा करने के लिए कहा, ताकि सांसदों के अनुभव और अनोखे प्रयोग जो सफल रहे उन्हें पूरे देश में साझा किया जाए। वो जब भी राजनीति में भी इतने बड़े पद पे पहुंचे, उसके बाद भी आज भी वो उतने ही सरल और सीधे स्वभाव के और दीन दुखों को पर मदद करने वाले व्यक्ति रहे। यही कारण है कि ओम बिरला जी दिनों दिन राजनीति के अंदर प्रगति करते रहे। उनके साथ कई नेता थे, आज वो जहाँ के जहाँ हैं, परंतु वो राजनीति में धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और सबकी मदद करते गए। यानी लोकसभा सांसद के रूप में बिरला अपने क्षेत्र के लोगों के हर सुख दुख में शामिल हैं। वहीं दूसरे सांसदों को भी जनसेवा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पार्टी के भीतर और बाहर ओम बिरला के समर्थकों की कोई कमी नहीं है। हालांकि उनके आलोचकों की भी भरमार है, लेकिन ओम बिरला ने कभी प्रशंसा और आलोचना की परवाह नहीं की। चुपचाप अपना काम करते रहे और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। ऐसा बहुत कुछ है जो ओम बिरला को भीड़ से अलग करता है। उनमें आलोचना सुनने की क्षमता है, वे सहिष्णु हैं। यह कितनी बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति स्कूल की छात्र संस्था से संसद के स्पीकर पद तक पहुंच जाए और भारत के लोकतंत्र की कामयाबी की गाथा बयां करे। कोटा की स्कूल से सियासत का पाठ पढ़कर देश की सबसे शक्तिशाली विधायी संस्थान संसद में लोकतंत्र के सबसे बड़े संरक्षक की भूमिका तक पहुंचने वाले ओम बिरला लोगों को अपना बनाने में विश्वास रखते हैं। बेशक सियासत में दावपेच के बिना सफलता के सोपान चढ़ना मुश्किल है, लेकिन इन दावपेच के बीच भी उन्होंने मानव सेवा को अपनी जीवन का लक्ष्य बनाया। उनके प्रशंसकों के साथ साथ उनके विरोधी भी इस बात के कायल हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, जीवन में आने वाली चुनौतियों के प्रति युवाओं में प्रेरित करने की बात, खेल और कला संस्कृति के उत्थान का मसला हो, ओम बिरला हर जगह पूरे तन मन धन से खड़े नजर आते हैं। पार्टी के भीतर चुनाव प्रबंधन और बूथ स्तर तक कुशल तालमेल के लिए ओम बिरला की बानगी दी जाती है। वो इन चीजों में इसीलिए महारत हासिल कर पाए क्योंकि लोगों के बीच रहकर उन्होंने एक एक चीज समझी। अपने इलाके की जनता से उनकी इसी निकटता को उन्होंने अपनी सफलता का आधार बनाया। यही कारण है कि समय बीतने के साथ उनका कद भी बढ़ता गया। पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और उसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में अपनी संगठन क्षमता का लोहा मनवाया। तो चुनावी राजनीति में भी कभी किसी से मात नहीं खाई। 8 बजे तैयार होकर 9 बजे तो पब्लिक के बीच में पहुंच जाते हैं और 10 बजे अपने कैंप कार्यालय पहुंच के वहाँ इतनी विशाल भीड़ में, और उसके बाद कोटा में 10-10 प्रोग्राम करके और रात को वापस जाना होता है। कभी चेहरे पे कोई टेंशन नहीं, कभी किसी से इरिटेशन नहीं कि तेरा काम नहीं होगा। अपनी बेहतर प्रबंधन नीति के लिए मशहूर हो चुके ओम बिरला सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव है। खासकर ट्विटर पे वे पल पल का अपडेट डालते रहते हैं। ट्विटर पर ओम बिरला के 6 लाख से ज्यादा फॉलोवर हैं। वहीं इंस्टाग्राम पर भी करीब 4,60,000 फॉलोअर्स हैं। सच तो ये है कि ऐसा बहुत कुछ है जो ओम बिरला को भीड़ से अलग करता है।
उनमें आलोचना सुनने की क्षमता है, वे सहिष्णु हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति स्कूल की छात्र संस्था के संसद स्पीकर पद तक पहुंच जाए और भारत के लोकतंत्र की कामयाबी की गाथा बयान करे। जीने के लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जीवन की सार्थकता यही है कि ये किसी के काम आए। ओम बिरला ने इस फलसफे को ही अपने जीवन के सफर का आधार बनाया है और निरंतर उस पथ पर गतिमान है। व्यक्ति विशेष में बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे किसी और शख्सियत की कही अनकही कहानियों के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।